हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो, नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक्स और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। हाल ही में अगर पैटर्न देखा जाए तो ज़्यादातर जो कॉमर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ को कॉमन कर दिया है। पहले इकोनॉमिक्स से भी कुछ टॉपिक्स आते थे, लेकिन अभी जैसे केवीएस का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें इकोनॉमिक्स नहीं था, एमपी में देखा गया तो उसमें भी नहीं था, बिहार स्टेट में भी देखा गया वहाँ पर भी नहीं था। तो अकाउंटेंसी के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने किए हैं, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमने कंप्लीट ही कर लिया है। दो चार चीज़ें हैं जो मेनली ये डिपेंड करती हैं एक्चुअली सिलेबस टू सिलेबस पर, है ना। बाकी जो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब बहुत सारे जो बच्चे थे वो ये कह रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज़ जो है वो पढ़ाइए, क्योंकि अकाउंटेंसी के लेक्चर्स हैं लेकिन बिजनेस स्टडीज़ के भी अगर लेक्चर हो जाएं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। हमने कहा चलिए भी बिजनेस स्टडीज़ शुरू कर देते हैं, है ना। तो एक ने थोड़ा सा ये क्रिएट किया, ये अच्छा सा लग रहा है, मतलब बिजनेस एंड इट्स नेचर, वॉच नाउ। चलिए, तो आज से हमारी जो है एक नई यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा में हम जो व्यापार है और व्यापार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर बिजनेस के हर एस्पेक्ट को आपके साथ साझा करूं। किस तरह से क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या काम करती रही हैं, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करें एक इस तरह से कि भाई आसानी से उसको आसान भाषा में समझा जा सके। ठीक है, समझना आवश्यक है, और क्योंकि व्यापार है, बिजनेस है, तो इसको तो पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस और इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, माने उसका प्रारंभ कब हुआ, या जब व्यापार शुरू हुआ था तो किस प्रकार से चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी, क्या उस समय भी आज ही की तरह व्यापार किया जाता था, कौन कौन से ऐसे रास्ते थे, कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ थी, या कौन कौन से ऐसे ट्रेड सेंटर्स थे, किस प्रकार की मुद्रा या जो मनी है उसका चलन हुआ करता था, कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे, कितनी सारी चीज़ें हैं। जो बिजनेस है वो आज का कॉन्सेप्ट थोड़ी है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो सदियों पुराना है। अगर आप बिजनेस को, व्यापार को शुरू के दौर में देखें तो हमारा जो भारत है वो राजा महाराजाओं की धरती रही है ना। कितने कितने साल पुराने जो हैं राजा रहे हैं। इवन जो कहा जाता है जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं का विकास होना प्रारंभ हुआ, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा सभ्यताएं हैं, इनका विकास होना शुरू हुआ। ये एक ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप होने शुरू हुए, सिटीज़ के रूप में डेवलप होने शुरू हुए। और उससे पहले भी जो कालांतर रहा है, जो हमारा प्राचीन इतिहास रहा है, वहाँ पर भी व्यापार होता रहा है। और अगर आप उससे पहले भारत की सभ्यता में जाएंगे तो उससे पहले भी भारत की सभ्यताएं रही हैं। जैसे भारत में अगर हम हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमारा हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो है अभी कलयुग चल रहा है, तो इससे पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग भी रहे हैं, है ना। महाभारत हुआ है द्वापर युग में, है ना। राम और रावण का युद्ध हुआ है त्रेता युग में, सतयुग भी रहा है। तो उस समय भी लोग थे, उस समय भी व्यापार हुआ करते थे। तो ये एक परंपरा है। ये क्या है? ये एक परंपरा है। और भारत को आपने एक चीज़ और भी सुना होगा, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता। क्यों जाना जाता था? ऐसे क्या कारण थे कि भारत को उस वक्त सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था? और भारत का जो जीवन था वो इतना ज़्यादा खुशहाल था। भाई देखिए, किसी भी, अगर आप व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो आपका जीवन खुशहाल होगा। ये साइकोलॉजिकली बहुत बेकार की बातें हैं कि व्यक्ति के मन में संतुष्टि होनी चाहिए, वो व्यक्ति खुश होने लग जाता है। भाई संतुष्टि से सब कुछ नहीं होता। मुझे भूख लगी है, मेरे को किसी चीज़ की खाने की इच्छा हो रही है, तो संतुष्टि कर लूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खा सकता, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा यार। क्या होना चाहिए? उस सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लोगे, यस और नो। तो जब हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, पढ़ा,
तो हमने देखा कि भाई भारत के जितने भी लोग थे वो सभी खुशहाल थे। क्यों? क्योंकि वो समृद्ध थे। क्या थे? समृद्ध थे। उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड था, उनके पास उनकी ज़रूरतें बेशक कम हुआ करती थी उस समय में, ये बात सही है, लेकिन जो ज़रूरतें हुआ करती थी उन ज़रूरतों को पूरा करने के साधन उनके पास उपलब्ध थे, इसलिए वो लोग खुशहाल थे। टैक्स देने के बाद भी उनके पास इतना पैसा बच जाता था, इतना अनाज बच जाता था कि वो अपने रिश्तेदारों में बांटा करते थे। तो कौन सी परिस्थितियां ऐसी रहीं कि धीरे धीरे जो भारत का विकास था वो धीरे धीरे कम होने लगा और आज भारत इस परिस्थिति पर पहुंच गया कि 1991 में भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़े, जिसकी वजह से भारत को एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ा, निजीकरण की नीति को अपनाना पड़ा, है ना। तो ऐसे क्या कारण रहे, है ना। तो बहुत सारे कारण थे, वो क्या क्या कारण थे वो भी हम समझेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के आज हम भारत की सभ्यताएं और व्यापार की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार सेशन है और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बिजनेस और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। बड़े ध्यान से पेशेंस के साथ समझते हुए चलिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। थ्योरी है लेकिन समझेंगे आराम से, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रही हैं, एक तो दिख रही है ये वाली और एक दिख रही है ये वाली। हालांकि अब तो ये एक खंडर के रूप में है, लेकिन उस समय ये सभ्यताएं, सिविलाइजेशन हुआ करती थी और ये पहली सिटीज के रूप में इनको जाना जाता है। माने जो अर्बन एरिया शुरू होता है आपका, जिसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जिसको हमने क्या कहा, शहरीकरण। तो शहरीकरण का विकास ही यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो किस प्रकार से इनका जो विकास है वो प्रारंभ हुआ वो समझते हैं। देखिए, किसी भी देश का जो विकास है, चाहे वो व्यापार के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में हो, माने कॉमर्स के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो इकोनॉमी के बेस पे हो, किसी भी बेस पर किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो उसके पास उपलब्ध रिसोर्सेज के आधार पर होता है। अब आपने एक बहुत चीज़ समझी होगी कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। माने भारत क्या है, भारत एक एग्रीकल्चरल लैंड है। माने यहाँ पर आप हर प्रकार की लगभग हर प्रकार की ही क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और प्राचीन काल में ये होता भी था, प्रत्येक किसान अपने खेत में 2 से 3 फसलों को कल्टीवेट किया करता था, उत्पादन किया करता था। इसलिए वो सक्षम थे, सुदृढ़ थे, उनके पास पैसा था, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या कर पाते थे। उनके पास हस्तशिल्प कलाएँ थी, हस्तशिल्प माने हैंडमेड उनके पास काम हुआ करते थे। जैसे वो छोटे छोटे, अभी तो आप छोटे छोटे जैसे एम्ब्रॉयडरी है, या जो आप उकेर माने कोई भी चीज़ है उस पर जो उकेरा जाता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, शिप्स। उस वक्त भारत में ही केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश हुआ करता था जहाँ पर शिप्स बना करते थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि किसी भी भूमि का आर्थिक और वाणिज्यिक विकास जो होता है उसके वो प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है कि उसका जो नेचुरल सराउंडिंग है वो कैसी है, और उसी के आधार पर जो ट्रेड और कॉमर्स है वो डेवलप होता है। और ट्रेड और कॉमर्स ने, माने व्यापार और वाणिज्य ने, भारत को समृद्ध बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्राचीन काल में, ठीक है। जैसे आप आज भी बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि उस समय ये चला करते थे, उस समय का ये चलन था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ये समझा जा सकता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स था वो क्या था, वो मुख्य आधार था भारत की अर्थव्यवस्था का।
और जो वो व्यापार चला करता था वो किसके रास्ते से चला करता था, या तो जमीन के रास्ते से माने लैंड के रास्ते से, या वाटर के रास्ते से। तो दो रास्ते थे, एक तो लैंड और एक वाटर। क्लियर है? कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वर फाउंडेड इन द 3rd मिलेनियम बीसी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वाणिज्यिक शहरों की स्थापना कब हुई? ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, है ना। द सिविलाइजेशन हैड एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन विद मेसोपोटामिया एंड ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जो रंगीन पत्थर होते हैं, टेराकोटा भी क्या होता है? एक रत्न होता है। टेराकोटा क्या होता है? एक रत्न होता है। पर्ल्स, मोती, सी शेल, समुद्र में जो एक वो निकलती है ना, सी शेल्स जो होती है समुद्र से वो लेके आकार में, है ना, वो जो होती है सी शेल्स, उनमें कारोबार किया जाता था। इस पीरियड को क्या किसके नाम से जाना गया? अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के रूप में जाना गया। 3-4 चीजें हैं, है ना। एक तो यहाँ पर जो कमर्शियल सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से शुरू हुई। कमर्शियल ट्रेड मेसोपोटामिया, जहाँ पे हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, टेराकोटा, पोल, सीशेल्स आदि में क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। व्यापार और वाणिज्य, क्या व्यापार और वाणिज्य जो किया जाता था वो सारा का सारा भूमि और पानी के माध्यम से किया जाता था। और व्यापार और वाणिज्य भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी रहा है ना। ये एक चीजें हैं। इसके बाद क्या था? इसके बाद जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती चली गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो लोगों ने लेन देन प्रारंभ कर दिया। अब जब लोग, पहले क्या होता था, जैसे मैंने भी कहा लोगों की आवश्यकताएं कम थी, तो एक मूवी है शायद मोहनजोदाड़ो के नाम से, ये ऋतिक रोशन की, तो उसमें एक सीन ये आता है, एक बार बताना मुझे ज़रा कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, कि ऋतिक रोशन जो है वहाँ पर कुछ बेचने के लिए आया है ना, और उसके बदले वो कुछ सामान ले रहा है, माने सामान के बदले सामान का हस्तांतरण होता था। जो एक्सचेंज होता था वो किसके बीच होता था? गुड्स टू गुड्स के बीच। किसके बीच में? गुड्स टू गुड्स। जब गुड्स और गुड्स का आपस में एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको? हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय हस्तांतरण। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान में दें। वस्तु विनिमय माने वस्तु का ही, जैसे आप, मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मुझे चावल की आवश्यकता है, आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो मैंने आपसे चावल ले लिया और आपको मैंने गेहूं दे दिया उसके बदले। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जब सभ्यताओं का विकास हुआ, जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यताएं विकसित हुई, शहरीकरण होने लगा, तब लोग और ज़्यादा डेवलप होने लगे। अब जब लोग और ज़्यादा डेवलप होने लगे तो उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वो और भी ज़्यादा क्या होने लगा? धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और जब वो जीवन आगे बढ़ने लगा तो उन्हें मनी माने एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता होने लगी जो किसी भी चीज़ को क्या कर सके? एक एक्सचेंज माने उसको मेज़र कर सके किसी क्वांटिटी में या मॉनेटरी फॉर्मेट में। तो वहाँ से मेटेलिक मनी का जो यूज़ था वो प्रारंभ हो गया, और लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या होने लगी? बढ़ गई, है ना। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, लोगों के व्यापार बढ़ने लगे तो लोगों के बीच में जो लेन देन होते थे वो उधार होने लगे। अब जब उधार होने लगे तो फिर उन्हें याद रखने की आवश्यकता हुई। जब उन्हें याद रखने की आवश्यकता हुई तो हुंडी और चिट्ठी का चलन आ गया। किसका? हुंडी और चिट्ठी। जिसमें जैसे आज की डेट में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ऐसी उस वक्त हुंडी और चिट्ठी हुआ करते थे। जैसे चेक होता है कि भाई आपकी हुंडियों के अपने प्रकार होते थे, इस तरह की हुंडी, ये हुंडी, वो हुंडी, जो अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाते थे, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को दर्शाते थे। ठीक है। हुंडी क्या था? हुंडी को एक एक्सचेंज माने साधन के रूप में जाना जाने लगा, या ये कह लीजिए ये एक एग्रीमेंट होने लगा दो लोगों के बीच में। तो दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता था उसको क्या कहा जाने लगा? हुंडी कहा जाने लगा।
फिर जैसे जैसे और आगे समय बीता तो जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली है, माने जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। नगर सेठ बनने लगे, है ना। कौन बनने लगे? नगर सेठ बनने लगे, ठीक है ना। वो क्या करने लगे? वो लोगों को पैसा उधार देने लगे। क्यों? ताकि वो और ज़्यादा व्यापार कर सके। अब जिसको भी व्यापार करना होता था वो क्या करता था? वो सेठ के पास जाता था। जो धनाढ्य होते थे, जिनके पास बहुत धन होता था, वो उनके पास जाते थे। जब वो उनके पास जाते थे तो उनसे वो कहते थे कि साहब हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो वो कहते थे कि इसके बदले, तो उसके बदले वो या तो कुछ गिरवी रखते थे, है ना। गिरवी नहीं होता था तो वो उसमें शुल्क के रूप में एक्स्ट्रा मनी लिया करते थे, जैसे ब्याज के रूप में दिया जाता है, तो वो लिया करते थे। लेकिन जो मुख्यतः उधार दिया जाता था वो विदेशी व्यापार के लिए दिया जाता था। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का जो इवैल्यूएशन है वो यहाँ से प्रारंभ हो गया। अब जैसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ वैसे वैसे लोगों में बैंकिंग डेवलप होना शुरू हो गया। अब लोग बाग क्या करने लगे? अभी तो वो उधार लेते थे। अब जब लोगों के पास पैसा होने लगा, धन होने लगा, मुद्राएं होने लगी, कीमती स्वर्ण और सिक्के होने लगे, कीमती धातुएं उनके पास होने लगी। क्योंकि कई बार क्या होता था, जो राजा है वो क्या करता था? वो सामान खरीदता था और वो सोने की मुद्राएं उन्हें दे देता था, या कोई भी मूल्यवान धातु उन्हें दे देता था। या राजा किसी के कार्य से खुश हुआ तो उन्हें अपने गले का हार दे दिया। तो लोगों के पास क्या होता था? लोगों के पास धन के रूप में जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो तो होता ही होता था, साथ में लोगों के पास जो है कीमती जेवरात, मूल्यवान धातुएं, ये भी होने लगी। तो लोग क्या करने लगे? लोग उन्हें देने लगे, जमा करने लगे। अब जब लोग उन्हें जमा, देखिए सिस्टम वही है। जैसे अब आपके पास पैसा है तो आप क्या करते हो? उस पैसे को बैंक में जमा करते हो। बैंक उस पैसे का क्या करता है? इंडस्ट्रीज को दे देते। सेम वही होता था। जो आपके पास अतिरिक्त धन या कीमती वस्तुएं होती थी आप उन्हें जमा करते थे, और जो वहाँ के जमींदार हुआ करते थे या वहाँ के जो सेठ हुआ करते थे वो लोग क्या किया करते थे? वो उस धन को और कीमती वस्तुओं को आगे हस्तांतरित किया कर देते थे। अब वहाँ से तो वो बड़े जो है मोटे रूप में ब्याज वसूलते थे, लेकिन आपको कम रूप में देते थे। इसको कैसे समझें? इसको इस तरह से समझो कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, और ये जो है ये सेठ है। तो इसने पैसा दिया, इसने पैसा दिया। अब ये इसको क्या देगा? ब्याज देगा। तो ये तो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ज़्यादा, मोर। और ये जब इसको ब्याज देंगे तो ये कम ब्याज देंगे। तो उसका जो अतिरिक्त होता था तो उसके कारण जो ये लोग थे, माने सेठ जो लोग हुआ करते थे, वो और ज़्यादा अमीर होने लगे। और ये जो पैसा कमाते थे ये फिर उधार में दे देते थे, है ना। अच्छा, जो गवर्नमेंट होती थी उस वक्त की, माने जो राजा हुआ करते थे, तो धीरे धीरे ये सिस्टम डेवलप होने लगा कि ये जो लोग थे, माने जो धनाढ्य लोग हुआ करते थे या जो सेठ लोग हुआ करते थे, ये टैक्स रेट बना दिया, इन्होंने टैक्स स्लैब बना दिया कि भाई इस व्यक्ति से इतना कर वसूल करना है, इस पर इतना कर वसूल करना है। और वो जो कर हुआ करता था वो संस्थाएं बनने लगी। वो हम आगे भी पढ़ेंगे, जो मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जो टैक्स स्लैब्स होती थी उनको बनाना शुरू कर दिया कि किस व्यक्ति पर किस प्रकार से किस तरह का कर लगना है और कितना कर लगना है। और वो जो वो जो प्रणाली होती थी, कर प्रणाली, वो राजा को भी माननी पड़ती थी। अब या तो ऐसे लोग सीधा राजा से संपर्क किया करते थे, या राजा एक व्यक्ति को क्या कर लेता था? निर्धारित कर लेता था कि भाई ये व्यक्ति जो है ये मेरा राजस्व का कार्य संभालेगा। राजस्व माने कर से होने वाली जो आय है उसका जो मुख्य लेनदार या देनदार होगा वो ये व्यक्ति होगा। क्लियर? ये इंडिजीनियस माने स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, जहां पर आपस के ही लोग क्या करते थे? एक दूसरे की सहायता किया करते थे। जिसके पास धन ज़्यादा हुआ करता था वो आवश्यकता अनुसार, जो भी व्यक्ति को आवश्यकता है, उसे कुछ ब्याज के रूप में अतिरिक्त शुल्क लेकर के दे दिया करता था। जैसे जैसे ये डेवलप हुआ वैसे वैसे लोगों ने अपने कीमती धातुओं को भी जमा करना शुरू कर दिया, और उसका प्रयोग फिर किस में किया जाने लगा? व्यापार में किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो व्यापार थे उस समय वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात आई हुंडी की। तो इसमें हुंडियों के प्रकार होते थे। जैसे एक होता है सहयोग हुंडी। क्या होता है? सहयोग हुंडी। अब ये सब हिंदी में नेम है। दर्शनी हुंडी है, मुद्दती है।
तो इन्हें इन्हीं की कार्यों के आधार पर नाम दिया गया। जैसे सहयोग हुंडी, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी को राशि का भुगतान करने के लिए कहता था, जैसे मैं व्यापारी हूं, आप भी व्यापारी हो, मैंने आपसे कहा कि यार पेमेंट कर दो, तो आपने कहा ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ, सहयोग कर दिया आपने, तो उसको क्या नाम दे दिया, सहयोग हुंडी दे दिया। दर्शनी का नाम क्या है, मैंने आपको, अगर जैसे मैं हूँ, मुझे किसी बिल का पेमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे उस हुंडी की, मैंने उस डॉक्यूमेंट को दिखाने की आवश्यकता होती थी। तो जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। जैसे आप बिजली का बिल जमा कराने के लिए जाते हो, तो बिजली का बिल लेकर के जाते हो ना, भाई बिजली का बिल ये रहा, पैसा ये रहा, देख करके बिल जमा कर लो। तो ऐसे हुंडी को, ऐसे प्रपत्र को दर्शनी हुंडी दे दिया गया। दर्शन करने के बाद ही भुगतान होगा। मुद्दती हुंडी क्या होता था, मुद्दती को मिलादी भी कहते थे। क्या, मुद्दती को मिलादी भी कहते थे। ये क्या होता था, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता था, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, जैसे एक व्यापारी ने, जो परचेजर था, उस पर एक बिल लिखा, भाई आपने इतना इतना माल इतने क्वांटिटी में खरीदा है, इसका भुगतान आपको 2 महीने 15 दिन में करना है। 3 दिन जो होंगे उसके वो आपके मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, 2 महीने 18 दिन में इसका भुगतान होना है। तो ऐसी जो हुंडियां हुआ करती थी, ऐसे जो डॉक्यूमेंट हुआ करते थे जहां पर स्पेसिफाइड टाइम हुआ करता था, उनको मुद्दती के नाम से जाना गया। मुद्दती माने जो समय पर चुकाया जाए, मुद्दती माने जो समय पर चुकाया जाए, और इसको टाइम बिल के रूप में भी जाना जाता था। जनरली हुंडी का जो स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार हुआ करता था, ये रहा। इसके अलावा और कौन सी थी, नामजोग। नामजोग हुंडी में जिसका नाम होगा केवल उसी को पे होगा। जैसे, समझ नहीं आया सर, जैसे ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। अब श्याम के पास एक हुंडी है और उसमें किसका नाम लिखा है, राम का, तो इसका भुगतान केवल और केवल किसको होगा, राम को होगा। इसको भुगतान नहीं कर सकते। तो ऐसी हुंडी को क्या कहा जाता था, नामजोग। जैसे आपका चेक होता है, चेक पे आप क्या करते हो, नेगोशिएट कर देते हो, उसको लाइन ड्रॉ करा और उस पर लिख दिया कि भाई इस व्यक्ति को या इस अकाउंट नंबर में पे ओनली, है ना। तो वो केवल और केवल जो अकाउंट नंबर आपने उसमें दिया है वो केवल उसी ही को हस्तांतरित होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। एक होता है ओपन चेक, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, वो उसके हाथ में होना चाहिए, वो भी देखो यहाँ पर आएगा। एक होता है फरमान जोग हुंडी। फरमान जोग हुंडी का मतलब क्या है, या तो इसका भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसका नाम उस पर है, या आदेशित व्यक्ति को किया जाएगा। जैसे मैंने राम से कहा, जैसे मैं राम हूं, मैंने श्याम से कहा कि भाई तुम्हें मुझे 2500 रुपये का पेमेंट करना है, तो तुम मुझे 2500 रुपये का मुझे पेमेंट मत करो, सीधा मोहन को कर दो। श्याम ने मोहन को पेमेंट कर दिया। तो फरमान माने फरमान जाहिर करना, फरमान देना कि भाई मैं आपको आदेशित कर रहा हूं कि आप इसका भुगतान या तो जो इस पे नाम लिखा है उस व्यक्ति को कर दो, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसका भुगतान किसे करना है, आप उस व्यक्ति को जाकर के उसका भुगतान कर दो। क्लियर है। ये बिल्कुल चेक के समान है ये भी, और इसमें बेचान की आवश्यकता नहीं होती। माने बेचान माने इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो दिया जाता है ये आदेश के रूप में दिया जाता है कि भाई इस फलाना व्यक्ति को आप इसका भुगतान कर दो। एक होता है धनी जोग हुंडी। अब धनी जोग क्या होता है भाई, धनी जोग का मतलब होता है जिसके हाथ में हुंडी उसका पैसा, उस पर ना तो नाम होता है, मतलब वो ओपन होता है, या वो क्या होता है ओपन, जिसके पास वो हुंडी होगी उसको उसका पैसा मिल जाएगा। कुछ चेक्स होते हैं ना, जैसे कि भाई जिस आपने चेक डाल दिया और आपने दे दिया, अब उस पर जिस भी व्यक्ति के पास वो चेक होगा उसको उसका भुगतान मिल जाएगा, है ना। एक होता है खाका हुंडी। खाका माने जो पहले हो चुका है, ऐसी हुंडी जिसका भुगतान हम पहले ही कर चुके। प्रीपेड, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। हम पहले ही इसका भुगतान कर चुके हैं, अब हम इसका भुगतान ही नहीं करना, तो उसको क्या कहा, खाका। क्लियर है। जोखिम माने ये देखो, बेसिकली हुंडी जो होती हैं वो बिना शर्त की होती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होती हैं।
लेकिन जो जोखिम हुंडी होती है वो शर्त सहित होती है। शर्त सहित माने जैसे मैं इसको ना एक उदाहरण के तौर पर समझो कि आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपको सर्विस चार्ज पे करना है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट निकाला कि अगर आपको किसी रेस्टोरेंट की या होटल की सर्विस अच्छी लगती है तो ही आप उस होटल को क्या दोगे, सर्विस चार्ज दोगे। अगर नहीं लगती हैं तो आप उसको सर्विस चार्ज नहीं दोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये वाली बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर, है ना, कि अगर हम होटल की सर्विस से सेटिस्फाई होंगे तो हम चार्ज देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ऐसे ही जो था जोखिम हुंडी था, वहाँ पर शर्त रखी जाती थी, अगर वो शर्त संतुष्टि से पूर्ण हो गई, माने उस शर्त से हम संतुष्ट हो गए तो उसका भुगतान किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नॉन नेगोशिएबल होती थी, माने कोई समझौता नहीं होता था, या तो हाँ या ना, या तो संतुष्टि होगी या नहीं होगी, होगी भुगतान हो जाएगा, नहीं होगी नहीं होगा, दो चीज़ें। ऐसी हुंडी को जनरली जो बैंक थे उस समय के, जो बैंक थे वो प्रचलन में नहीं थे। मैंने इसको इस तरह से समझो कि उस समय के जो बैंक हुआ करते थे या जो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी हुआ करती थी, वो इस प्रकार की हुंडी को स्वीकार नहीं करती थी। अब जब क्योंकि बैंक इसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो ऐसी जो हुंडियाँ होती थी वो प्राय चलन में नहीं हुआ करती थी, बहुत दुर्लभ ही रूप से वो मिला करती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये एक चीज़ है। एक होता है जवाबी हुंडी। क्या होता है? जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी क्या होता है जी? जब हमने मनी ट्रांसफ़र किए एक जगह से दूसरी जगह को, किसके माध्यम से? हुंडी के माध्यम से। व्यक्ति को पेमेंट, जैसे आपने यूपीआई करा, उसको इस तरह से समझो, मैंने आपके अकाउंट में यूपीआई करा, या आपका मेरे पास फ़ोन आया कि सर कि इतना ना मेरे को पेमेंट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा, है ना। तो जब मिल जाएगा तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा भेज रहा हूँ, भेज दिए। तो जैसे ही मैंने आपको पेमेंट भेजा तो आपका मेरे पास फ़ोन आ गया, कि हेलो, कि हाँ सर पैसे आ गए। तो क्या हुआ? मैंने आपको भुगतान किया, किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से। आपका मेरे पास फीडबैक आया कि हाँ सर आ गए, माने जवाब आ गया। तो ऐसे ही इसी को ना जवाबी हुंडी कहते थे। जब हुंडी के माध्यम से भुगतान किया जाता था और सामने वाला व्यक्ति जिसको पेमेंट रिसीव हुआ है वो उसके बदले में क्या देता था? एक्नॉलेजमेंट देता, माने स्वीकृति देता था कि अभी मुझे भुगतान प्राप्त हो गया है। तो उसको क्या कहा जाता था? जवाबी हुंडी कहा जाता था। बहुत आसान है इनको याद रखना। जोखिम, जिसमें जोखिम है, रिस्क है, भाई रिस्क ही तो है। जवाबी, जहाँ पर जवाब आ रहा है। खोट होना, नुकसान होना, खराब होना, सड़ी गली होना, मिस अप्रोप्रिएट होना, ऐसी सारी हुंडियों को डिफेक्टिव होना, कटी फिटी जली हुई होना, नकली होना, अगर नकली है तो जैसे नकली चेक, तो ऐसी सभी हुंडियों को क्या कहा जाता था? खोटी हुंडी कहा जाता था। खोट, जिसमें खोट है, जिसमें क्या है? खोट है, उनको क्या कहा जाता था? खोटी हुंडी कहा जाता था। मेरे ख्याल से तो आपको हुंडी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। वैसे यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका बड़े प्यार से बन जाता है ना। देखो आगे चलो, बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएटरीज कैसे राइज हुए? बिचौलियों का उदय होना शुरू हुआ। अरे यार एक बात बताओ, बिचौलिए कौन होते हैं? जब उन्हें लगता है कि दो लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं लेकिन एक तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो एक व्यक्ति के दिमाग में खुराफाती सूझी कि इस व्यक्ति के पास जाते हैं, क्या चाहते हो? व्यापार करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे व्यापार, माल चाहिए, क्या चाहिए? मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। अच्छा, क्या? हाँ, मैं उस व्यक्ति से तुम्हारा संपर्क करा दूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात हो गई। उस व्यक्ति से माल खरीदना, वो मेरे कहे के अनुसार क्या कर देगा? आपको सस्ता लगा देगा। अरे मज़ा आ गया। और आप फिर उस माल को बेच देना। तो भाई आप हमारे लिए ये काम क्यों कर रहे हो फ्री में? फ्री सेवा कुछ नहीं है ना, फ्री में कोई सेवा नहीं है। इसके बदले आप हमें अपने प्रॉफिट का, अपने लाभ का 1% दे देंगे, बस। अब वो हिसाब लगा रहे, चलो ठीक है।
ठहरो जरा, यहीं हम बात करके आते हैं। वो सेठ के पास गया, सेठ एक ग्राहक लेके आया हूँ, बड़ी मोटी पार्टी है। अच्छा, क्या? हाँ, कि काफ़ी सारा माल लेने वाला है। अच्छा, लेके आओ। क्या? पर सेठ मुझे क्या मिलेगा? जो भी मुझे लाभ होगा उसका 1%। बहुत बढ़िया। वो व्यक्ति लेकर के गया उसके पास, कि साहब ये है अच्छी क्वालिटी में, अच्छा A1 जो माल है बिल्कुल वो दिखाओ, और प्राइस बिल्कुल ऐसे लगा देना भैया है अपना। क्या है? भैया है अपना, घर में माल आ रहा है, मैं ही बेच रहा हूँ, ये समझ लेना। सामने वाली पार्टी खुश। क्या? हाँ, बेफिक्र रहो, माल ऐसा लगाऊंगा पूरा बाजार में नहीं मिलेगा, ऐसा प्राइस दे दूंगा, ऐसा दाम लगा दूंगा, बिल्कुल। दे दिया, डील हो गई। 60 कोने में कह दी, सेठ रोकड़ा तैयार रखो, आ रहा हूँ बस। उधर लेके गया, भाई माल मिल गया? क्या मिल गया भाई, बहुत मजे आ गए। कि बस अब वहाँ पे खड़े हो जाओ और माल बेचना शुरू कर दो, और मेरा रोकड़ा मुझे दे दो। वहाँ से रोकड़ा उठाया, वहाँ से रोकड़ा उठाया, हो गया काम। ये होता है बिचौलिया। बिचौलिया माने दलाल। थोक और खुदरा माने होलसेल और रिटेल दोनों में मिलेंगे, है ना। ये क्या होते थे? अब जनरली ये होते थे, लेकिन इनका बड़ा महत्व होता था व्यापार में। इनका बड़ा महत्व होता है व्यापार में। आप जब स्टॉकिंग करते हो, माने शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग करते हो, उनके बीच में ट्रेडिंग करते हो, तो इनका बड़ा महत्व है। इनके बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। देखो चलो समझो जरा इसको। ये क्या करते थे? बिचौलिए जो होते थे, इंटरमीडिएटरीज जो होते थे, ये निर्माताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते थे, खासकर विदेशी व्यापार में। Institution of Jagat Seth also developed and exercised great influence during Mughal period and the days of East India Company. जगत सेठ प्रारंभ हुए। जगत सेठ उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान बहुत प्रभाव डाला लोगों को पैसा देने में। वो क्या करते थे? लोगों को पैसा देते थे व्यापार करने के लिए, और उनसे कर के रूप में, क्या व्यापार, कर के रूप में और ब्याज के रूप में पैसा लिया करते थे। बैंकर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बैंकर्स बिगेन टू एक्ट एज ट्रस्टी। ट्रस्टी माने जैसे मुझे ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसके पास बहुत पैसा है, ये सेठ है। तो बैंक ने क्या करा? ये बैंक के पास गया और ये इसके पास गया कि ठीक है ना, इसको इतना पैसा दे दो। तो इसने, ये जो व्यक्ति है माने ए ने बैंक के विश्वास के आधार पर, उसके ट्रस्ट के आधार पर किसको? बी को पैसा दे दिया। तो बैंक ने क्या करना शुरू कर दिया? एज अ ट्रस्टी काम करना शुरू कर दिया, और एग्जीक्यूटर ऑफ इंडोमेंट के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। माने जो निष्पादन हुआ करते थे वो सब होने लगे। फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय लोन्स, ये भी हमने पढ़ा ही था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंजॉय द फ्रूट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, माने भारत में एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपका एक्सपोर्ट क्या है, वो ज्यादा है किसके मुकाबले? आपके इंपोर्ट के मुकाबले। आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है किसके मुकाबले? इंपोर्ट के। तो x माइनस एम कर लो इसको, x माइनस एम। तो जब x ज्यादा हो और m क्या हो? कम हो, तो आपका हमेशा क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है ना। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक लेटर इवॉल्व टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर बैंक्स टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस एग्रीकल्चर। जो किसान लोग होते थे उनके लिए बैंक बनने लगे, जैसे नाबार्ड है, आपने सुना होगा। उन जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लोन देता है। कुछ और इंडस्ट्रियल बैंक बनने लगे, जैसे IDBI, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक नाम है। ICICI भी उसी के परिप्रेक्ष के लिए बना था, लेकिन बाद में वो कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी उस दौरान कुछ जो संस्थाएं थी बैंक के रूप में, वो इस्टेब्लिश होने लगी, जो एग्रीकल्चर के लिए, व्यापार के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए। माने लोगों का जो जीवन था वो एक्सप्लोर होने लगा, बढ़ने लगा, उसका विस्तार होने लगा। तो उनका जो माइंड था वो भी ब्रॉड होने लगा। अब वो ये ढूंढने लगे कि किस प्रकार हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ से हम धन एकत्रित कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये थिंकिंग आने लगी तो लोग भी सोचने लगे, अच्छा अगर मैं इनको पैसा दे दूँ और उसके बदले में पैसा ले लूँ तो मैं तो और भी ज़्यादा पैसा कमाने लग जाऊँगा, है ना। भाई आपने 1000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए और आपने कहा कि इस 1000 के बदले में आपसे
महीने के 100 रुपये लूँगा। कितने लूँगा? महीने के 100 रुपये लूँगा। 1000 रुपये तो वो है ही हैं, लेकिन महीने के 100 रुपये और लूँगा। कितने रुपए? 100 रुपये। तो 1000 वो और 12 महीने के 1200 रुपये वो, तो कितने हो गए? 2200 रुपये हो गए। 1000 रुपये पर आपने 1200 रुपये कमा लिए। अब आप 2200 रुपये दे दो। तो इस प्रकार से उनको लाभ होने लगा। तो इस प्रकार से जो बैंकिंग सिस्टम था, जो बैंकिंग प्रणाली थी और जो इंटरमीडिएटरीज थे वो डेवलप होने शुरू हो गए। बैंक भी तो एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है, यस और नो? ट्रांसपोर्ट, लैंड और वाटर के माध्यम से, माने भूमि और जल के माध्यम से हम व्यापार किया करते थे, तो दोनों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। रोड्स जो होती थी वो मेनली कम्युनिकेशन हैड एज्यूम्ड की इंपॉर्टेंस इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सड़कों का मुख्य योगदान था। द नॉर्थर्न रोडवे रूट इज बिलीव्ड टू हैव स्ट्रेच ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। माना जाता है कि जो उत्तरी सड़क मार्ग था वो मूल रूप बंगाल से तक्षशिला तक फैला हुआ था, जहां पर व्यापार हुआ करता था, माल आता और जाता था। दक्षिण में पूर्व और पश्चिम में फैले मार्ग भी थे, मतलब वही जो साउथ, जो हमारा साउथ था, दक्षिण था, वो ईस्ट और वेस्ट तक फैला हुआ था, पूर्व और पश्चिम तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा हम लोगों ने क्या किया हुआ था? मार्ग बनाए हुए थे, रोड्स बनाए हुए थे, जहां पर हम व्यापार किया करते थे और सामान की आवाजाही हुआ करती थी, लोगों की आवाजाही हुआ करती थी। समुद्र के रास्ते से भी व्यापार हुआ करता था। क्या? समुद्र के रास्ते से भी व्यापार हुआ करता था, जिसमें आपने सिल्क रूट एक नाम पढ़ा होगा, है ना, सिल्क रूट। तो मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रिज ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। जो मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजरीज इज सिचुएटेड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। माने जो समुद्री व्यापार था हमारा, जो समुद्री व्यापार था वो विदेशी व्यापार की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, जिसमें मालाबार तट जो था, जो किस पे? मुजरीस में स्थित है। ये सब जो है उस समय के कोस्ट हुआ करते थे और ये रोमन साम्राज्य तक फैले हुए थे। कहाँ तक फैले हुए थे? रोमन साम्राज्य, जिसका अपना एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ठीक है। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर एंड वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। जो पीपर माने काली मिर्च जो होती है, उसको रोमन साम्राज्य में विशेष महत्व दिया जाता था और उसे वहां पर ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि पहले भारत में भी जो नमक है, सॉल्ट है, उसको सोने के रूप, उसके जो रेट थे वो सोने के भाव के हुआ करते थे, इतना महंगा हुआ करता था, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती थी। तो ऐसे ही वहां पर पेपर था, माने काली मिर्च। Calicut was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ship to acquire items. एम्पोरियम होता है एक ऐसा स्थान जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारी उपलब्ध हैं और वो अपना माल बेचने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हुए हैं। क्या? जहां पर बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं माल बेचने के लिए और उनके पास अथाह माल भरा पड़ा है। समझ गए? तो जो चाइनीज हुआ करते थे, जो चाइनीज लोग हुआ करते थे, वो अपने बड़े बड़े शिप्स में आते थे क्या क्या आइटम लेने के लिए, जैसे लोबान, जिसे आवश्यक तेल कहा जाता है, या लोबान जिन्हें इत्र या दवाइयों में उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, सुगंधित तेल जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के लिए वो भारत आते थे और वो सामान खरीद करके अपने यहाँ लेकर के जाते थे, एक्सपोर्ट होता था। माने व्यापार देखो किस स्तर पर हो रहा है। ऑन द कॉरमंडल कोस्ट पुलिकत वॉज अ मेजर पोर्ट इन द 17th सेंचुरी। कॉरमंडल पर पुलिकत जो था वो 17वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकत टू साउथ ईस्ट एशिया। पुलिकत से दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता था वो किसका किया जाता था? वस्त्रों का किया जाता था। ठीक है। और आज की डेट में भी भारत वस्त्रों के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर है। आप चाहे बंगाल चले जाओ, आप चाहे जैसे आपने सुना होगा ना वाराणसी की साड़ी, हाँ बनारसी साड़ी, जयपुर चले जाओ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है एक भरपूर मात्रा में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है ना। ये एक चीज़ें हैं।
चलिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर ना मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र है जहाँ पर चादरों का एक क्षेत्र है, प्लक हुआ उत्तर प्रदेश में, वो एक है बेडशीट, चादर नहीं बेडशीट, बेडशीट का सबसे बड़ा सप्लायर है वहाँ पे, यहाँ पे। तो आज भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय वो मतलब देश विदेश में फैली हुई थी, है ना। तो ये था, तो ये दो तरह के थे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई? ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आनी शुरू हो गई। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ माने व्यापारिक समुदाय, जैसे पंजाबी और मुल्तानी, है ना। तो वो कौन सा क्षेत्र देखते थे? उत्तरी क्षेत्र देखते थे। जबकि जो भट्ट हुआ करते थे वो गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे, है ना। जो ऐसे वेस्टर्न में थे माने पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ करते थे, उनको महाजन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाजन। और जो साउथ में थे उनको छठ कहा जाने लगा, है ना। महाजन क्या कम्युनिटी जो थी वो बेसिकली जो थी वो नगर सेठ के नाम से जाना जाती थी शहरों में। महाजन, महाजन माने जिसके पास अथाह धन है, महाजन, है ना, महाजन साहब। जो सेठ, नगर सेठ के रूप में भी इनको जाना जाता था। इसके अलावा बाकी जो शहरी क्षेत्र हुआ करते थे उसमें कुछ पेशेवर शामिल हुआ करते थे, जैसे हकीम, वैद्य, जैसे जिनको फिजिशियन कहा जाता है, वकील माने लॉयर्स, पंडित। यहाँ पर पंडित का मतलब जो है वो पंडित से नहीं है, यहाँ पर पंडित का मतलब टीचर से है। यहाँ पर पंडित का मतलब किससे है? टीचर से है। उस समय जो व्यक्ति की पहचान हुआ करती थी वो उसके कार्य से हुआ करती थी। माने जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है वो कौन कहलाता था? पंडित कहलाता था। जो लॉयर माने केस वगैरह लड़ता था उनको वकील कहा जाता था। जैसे कहते थे ना, ज़्यादा वकील मत बन, ज़्यादा तरफदारी मत कर किसी की भी, है ना। या जो फिजिशियन हुआ करते थे, डॉक्टर्स वगैरह, उनको वैद्य, जैसे वैद्य को बुला लाओ, हकीम को बुला लाओ। वहाँ पर जाति विशेष नहीं हुआ करती थी कि यही व्यक्ति वेद बनेगा। यह हालांकि इसमें क्या होता था कि ये सब हाउस होल्ड बीइंग काम थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका हस्तांतरण होता था। जैसे कोई वैद्य है तो उनका जो बेटा है वैद्य का, वो उनको सारी चीज़ें बताते थे कि कैसे औषधि बनाई जाती है, कैसे उपचार किया जाता है, तो वो वहाँ से वहाँ पर जाता था। ये बात सही है, लेकिन फिर भी वहाँ उस समय जो विभाजन था वो कार्य के आधार पर था। जैसे पेंटर्स हो गए, चित्रकार, अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। म्यूजिशियन, संगीतकार, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कैलीग्राफर, जो सुलेखकार हुआ करते थे, जो लिखा करते थे, तो इस प्रकार के प्रोफेशनल्स हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। तो आज बस अभी ना ये यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना। इसके बाद आपके ट्रेड सेंटर्स आएंगे, तो ट्रेड सेंटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद आपका जो है 2-3 चीज़ें रहेंगी। एक ये भी देखेंगे कि 1 AD से लेकर के 1991 तक किस प्रकार का सारी चीज़ें रही, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है ये हिस्ट्री जो है हम लोग करने वाले हैं कुछ समय के लिए। मेरे ख्याल से आज और कल ही आपकी हिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे एक बार थोड़ा सा ना हिंट दे देना कि भाई कैसा आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह में या कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो वो एक छोटा सा जो है मेरे को कमेंट करके बता दो कि कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, रिलेट कर पाए। देखो मैंने प्रयास क्या किया है, मैंने प्रयास ये किया कि मैं आपको एक स्टोरी, कहानी के रूप में ये सारी चीज़ें समझा दूँ, है ना। बाकी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही बनता है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है ना। जैसे हुंडी के बारे में पूछ लेगा आपसे, ट्रेड सेंटर्स के बारे में पूछ लेगा आपसे, या किस ट्रेड सेंटर में किस प्रकार का जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता था उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। तो इस ही प्रकार से जो है प्रश्न वो बन जाते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए कि क्या बात ध्यान में रखनी है, ये बात ध्यान में रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए, जो कि मेरे लिए होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, जिसके कारण मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको करा रहा हूं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। आज मुझे लगा थोड़ी सी स्पीड
तेज़ थी, तो प्रयास रहेगा कि कल से ना हो। वैसे कोशिश मेरी यही थी कि मैं जो भी था, जो भी है, वो आपको एक बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। बाकी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल आपसे और आगे की जर्नी के लिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।